अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में। एक्टिवेशन एनालिसिस में जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, सैंपल के ऊपर हम कोई पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जो क्या करते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं कि पहले सैंपल जो था ना वो नॉन रेडियो एक्टिव था। उसके ऊपर जब पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं, तो वो नॉन रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हर एलिमेंट की फिर ख़ास कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होती है, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की वजह से सैंपल डिटरमाइन हो जाता है कि जो उसमें से रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट हो जाती है एक्टिवेशन के बाद। मिसाल के तौर पे ये कॉपर की मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ लिखे यहाँ पे। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 और उसका मास नंबर कितना होता है 65। इसके अगर हमने एनालिसिस करना हो कि किसी सैंपल के अंदर कॉपर अगर मौजूद है बहुत ट्रेस अमाउंट में, तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। ये न्यूट्रॉन को हमने यहाँ पे इक्वेशन में मेंशन किया है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये इसके ऊपर टकराएगा और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर 66 वाला बन जाएगा। कॉपर 66 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है आइसोटोप, और इसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, गैमा रेडिएशन। इन गैमा रेडिएशन को हम जब डिटेक्टर में डिटेक्ट करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि यहाँ पे कॉपर है अगर किसी सैंपल में ना, और हमने उसके ऊपर क्या किया है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है, और उसके बाद अगर हमें कॉपर वाली कैरेक्टरिस्टिक गैमा रे डिटेक्ट हो जाए, तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि सैंपल में क्या थी, कॉपर थी। ठीक है, कि हमें ये रिएक्शन का ये वाला पोर्शन पता होता है, न्यूट्रॉन, एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई और रेडिएशन। इसको स्टडी करके हम किस चीज को अंदाज पता चला सकते हैं, ये कॉपर का, कि यहाँ पे सैंपल में क्या रखा हुआ था, कॉपर होगा। और अगर यही एक्टिवेशन एनालिसिस, यानी कि ऊपर मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन की एग्जांपल दी है, लेकिन हम इसके अलावा कोई और चीजें भी यूज कर सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स हो गए, गैमा रेज हो गई, या और किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होगा, ये भी एक एक्टिवेशन एनालिसिस टाइप है जिसमें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो सारा प्रोसीजर था, जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए न्यूट्रॉन ही इस्तेमाल किया, मैंने मिसाल वो दी है, लेकिन अगर नॉर्मल एक्टिवेशन एनालिसिस है तो हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये एप्लीकेशन, होती है फाउंड इन ग्रेट यूजफुलनेस इन क्रिमिनोलॉजी, कि अगर हमने टॉक्सिक एलिमेंट्स देखने हैं किसमें, जैसे कि आर्सेनिक है हेयर्स में, यानी कि जो भी चीज़ हम खाएंगे, अगर कोई किसी को पॉइजन दिया हो, तो ये चेक करने के लिए कि उसको उसकी डेथ से पहले कितना टाइम के पहले उसको पॉइजन दिया गया था, उसको चेक करने का तरीका ये होता है, जब भी वो कोई चीज़ खाएगा तो उसके ब्लड सप्लाई में जाएगी, और ब्लड से फिर कहाँ पे आ जाएगी, वो सर्कुलेट होती हुई हेयर्स में भी आ सकती है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवेट न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस उसका करते हैं हेयर सैंपल का, और उससे क्या पता चल जाता है कि हेयर के अंदर जितनी आर्सेनिक होगी वो वहाँ पे क्या हो रही होगी, डिटेक्ट हो रही होगी। इसी तरह और भी पॉइजनस मेटल्स हैं बड़ी, क्योंकि पॉइजन्स में अमूमन टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, तो अगर वो मेटल्स वहाँ पे डिटेक्ट हो रही होंगी किसी भी बॉडी पार्ट में, तो हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या है पड़ा, इतना यानी कि जो भी एलिमेंट था हमारे पास वो डिटेक्ट हो गया है। दूसरा है कि ये यूज होती है स्टडी करने के लिए जितने भी आगे हमारे पास है ना, यानी कि मटेरियल्स जो यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में मटेरियल चेक करना हो, यानी कि अगर बल्क अमाउंट है ना, ज़्यादा अमाउंट, फिर हम सिंपल टाइट्रेशन और इस तरह के जो और मेथड है, क्रोमेटोग्राफी, ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत कम अमाउंट हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ये रेडियो ट्रेसर एनालिसिस यूज़ करते होते हैं, जैसे ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि टेरेस्ट्रियल, लूनर, यानी कि चांद से अगर कोई मिट्टी लेके आए हैं, उसमें हमने ट्रेस अमाउंट एलिमेंट्स की देखनी है कि भाई अगर इसमें एक एक एलिमेंट का पता चल जाए कौन सा है। ठीक है, मीटियोराइट्स को स्टडी करना हो,
सेडिमेंट्स को या एयरबॉर्न पार्टिकल्स, वहाँ पे भी एयर में भी बहुत थोड़ी अमाउंट में होते हैं ना, हमें एयर में डस्ट बहुत कम अमाउंट में नज़र आ रही होती है। और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेट्स, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये डायग्राम के जरिए हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जा रही है एक टारगेट न्यूक्लियाई के ऊपर। उस न्यूक्लियस के ऊपर जब बम्बार्डमेंट किया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड न्यूक्लियस बन जाएगा। एक्टिवेटेड न्यूक्लियस के अंदर से फिर क्या निकलेंगी, गैमा रेडिएशन निकलेंगी। तो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियस में से गैमा रेडिएशन निकल रही हैं। उसके दो फेजेस हो सकते हैं कि पहले उसमें से क्या निकलेगी कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन अभी ऐड हुए, एक टाइप है उसमें से प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशन की, और अगर वो आगे रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां से उसमें से कुछ और रेडिएशन भी निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिलेड गैमा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस होगी वो एलिमेंट के ऊपर कि हम दोनों जगहों पे डिटेक्टर रख देंगे। यहाँ पे भी डिटेक्टर उसको चेक कर लेगा कि उसमें से गैमा रेडिएशन कौन से वाली आ रही हैं। उस गैमा रेज से हमें किस चीज़ का पता चल जाएगा, यहाँ पे कौन सा सैंपल था या यहाँ पे कौन सा सैंपल था। सेम ऐसे अगर यहाँ पे डिटेक्शन नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, डिलेड गैमा रेडिएशन को स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से वाला टारगेट न्यूक्लियस था। और हमने देखा है कि वो जो कॉपर अगर रेडियो एक्टिव हो जाए तो गैमा रेडिएशन निकलते हुए आखिरकार वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। तो वो आगे प्रोडक्ट न्यूक्लियस वापस डीएक्टिवेट भी हो सकता है, यानी कि यही पहले एक्टिवेट हो और वापस डीएक्टिवेट हो जाए, या एन मुमकिन है कुछ केसेस के अंदर कि ये किसी और चीज में आगे कन्वर्ट हो जाए। तो प्रिंसिपल यही होगा कि इन दिस टेक्निक अननोन सैंपल को बम्बार्ड करते हैं हम थर्मल न्यूट्रॉन से या और किसी भी टाइप के न्यूट्रॉन से, अप्रोटली चूजन लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो उसका स्पेसिफिक टाइम है एब्जॉर्प्शन का, एक्टिवेट कर देता है सैंपल न्यूक्लियस को और उसमें से क्या निकलना स्टार्ट होती थी, गैमा रेडिएशंस। ठीक है, और गैमा रेडिएशंस को हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, जिससे एलिमेंट का पता चल जाता है। नेक्स्ट फिर इसके लिए इक्वेशन है पड़ी कि काउंटिंग द रेट। यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो गैमा रेडिएशन सिलेक्ट हो रही थी उससे फिर कैसे अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स एक्टिवेटेड थे। ठीक है, उसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्रॉ लिखी हुई है यहाँ पे, वो काउंटिंग रेट R इज इक्वल टू किसके होता है, M। यानी कि इस इक्वेशन को नीचे हम एक्सप्लेन करते हैं सारी का क्या मतलब है। यहाँ पे स्मॉल m जो है ये मास है, पर अभी कितनी अमाउंट में हम यहाँ पे सैंपल यूज किया है। कैपिटल M जो है उसका मोलर मास है। n जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। ये जो फाई है ये फ्लक्स है बम्बार्डिंग पार्टिकल्स का। अब फ्लक्स किसको कहते होते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन्स थे उनके लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं कि उसकी कितनी पावर थी। ठीक है, एक्टिवेशन की। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिएक्शन, सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि रिएक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन, मिसाल के तौर पे ये अगर हम इसको साइड से देख रहे हो, ये एक टेस्ट ट्यूब है अगर लेट्स सपोज, तो इसमें जितनी एरिया ये वाला सारा है पड़ा, ये सारा क्या है पड़ा, क्रॉस सेक्शन जहां से न्यूट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी कि सारी जगह पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है अगर इस पूरे एरिया पे ना, तो ये सारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा रिएक्शन के लिए। ये एप्सिलॉन का जो साइन है बड़ा, ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर को बताता है। लैम्डा जो है वो डीके कांस्टेंट होता है न्यूक्लियोइड, यानी कि जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई था ना उसका ये डीके कांस्टेंट होता है। और टी जो होता है ड्यूरेशन ऑफ इरिडिएशन, कि जितनी टाइम के लिए हमने उस पर क्या करवाया है, इरिडिएशन करवाई है, यानी कि बम्बार्डमेंट करवाई है। नेक्स्ट फिर इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, पहली चीज नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है कि अगर वो डीएक्टिवेट हो जाए ना वापस, तो फिर हमें वापस सैंपल मिल जाता है, तो सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका फर्स्ट यूज बताया था ना कि ये केस स्टडी के लिए होता है, अगर हमने किसी क्रिमिनल का केस स्टडी करना है कि इसने पॉइजन दिया था या नहीं, तो उसमें अगर वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया हम उसको दोबारा वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड भी होता है, लेकिन कुछ केसेस में डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव। न्यूट्रॉन फ्लक्स अगर हमारे पास हो कितना, 10 की पावर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
तो डिटेक्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, माइक्रोग्राम और इवन पिकोग्राम रेंज में होती है। यानी कि अगर इतना भी ट्रेस है ना कि माइक्रोग्राम लेवल है, माइक्रोग्राम लेवल फिर ज्यादा हो सकता है, लेकिन पिकोग्राम तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट है, तो इतनी कम भी डिटेक्टेबिलिटी होती है। एनालिसिस बाय न्यूट्रॉन एक्टिवेशन जो है प्रैक्टिकल फॉर इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द पार्ट्स पर मिलियन, वो जो ऊपर हमने मेंशन किया माइक्रोग्राम में। माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी, बोथ प्रोजेक्टाइल्स और गैमा रेज जो होती हैं उनकी लॉन्ग रेंज होती है। प्रोजेक्टाइल्स का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स जो हम फायर कर रहे हैं, और गैमा रेज जो बीच में से एमिट हो रही हैं, दोनों की लॉन्ग रेंज होती है मटेरियल्स में से। तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो होती है वहां पे करेक्शन वो नेग्लिजिबल होती है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होगा कि वहां पे ना मटेरियल जो है वो, जो सारा अपरेटस है वो भी तो कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, या गैमा रेज को, लेकिन क्योंकि ये रेज हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं तो वो वहां पे रुकेंगी नहीं, बल्कि क्या होंगी, सीधी गुजरती जाएंगी, तो फिर वो बीच में कोई एरर क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखते होते हैं कि जिसको रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसकी कैसे करते हैं, प्रोवाइडेड बाय द इरिडेशन ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, कि पहले एक सैंपल स्टैंडर्ड भी यूज कर लेते हैं कि जिसमें हमें नोन कंसंट्रेशन पता हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके अंदर नोन अमाउंट ऑफ एलिमेंट होती है, उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसका गैमा रेडिएशन की वैल्यूज नोट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अननोन सैंपल को वहां पे रख के उसकी गैमा रेडिएशन नोट कर लेते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट के साथ पता चल जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन है। इट इज समटाइम डिजायरेबल टू यूज ए स्टैंडर्ड ऑफ कंपोजिशन सिमिलर टू द अननोन। थोड़ा बहुत हमें अंदाजा भी तो होता है ना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहली मिसाल दी थी कि अगर हमने हेयर सैंपल का एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें हमें अंदाजा है थोड़ा बहुत कि आर्सेनिक हो सकता है, और कितना आर्सेनिक जो है वो फेटल होता है, ये डेथ क्रिएट कर सकता है। हम पहले स्टैंडर्ड सैंपल के अंदर उतना आर्सेनिक रख के उसको स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर लेंगे, यानी कि जिसकी कंपोजिशन भी पता हो, और वही कंपोजिशन रखें कि जो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि शायद सैंपल के अंदर हो। टू अवॉइड एरर इससे होंगे, और स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन जो होगी उसके अंदर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी कि अगर हम सैंपल स्मॉल यूज करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल सैंपल से क्या होता है, रीडिंग ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा अगर सैंपल ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज, कि एन मुमकिन है कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि बहुत सारे हमने सैंपल के अंदर अगर कंपोनेंट्स को स्टडी करना हो, तो उसमें से उन चीज़ों को बीच में से रिमूव कर देते होते हैं कि जिनकी गैमा रेडिएशन मैच कर रही हो सैंपल के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन अर्ली यूजेस टेक्निक इट वाज नेसेसरी टू सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट केमिकली टू रिमूव द इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज, कि पहले जब शुरू में टेक्निक डेवलप की गई थी तब तो इसको बड़ा ज़रूरी था कि रिमूव करना, लेकिन फिर हमने न्यूट्रॉन्स की ना जो पावर थी ना उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे हल क्या हुआ, यानी कि पहले केमिकल मेथड से रिमूव करनी पड़ती थी इम्प्योरिटीज या इंटरफेयरिंग जो बीच में प्रॉब्लम होते थे कंपोनेंट्स, लेकिन फिर क्या हुआ, मोस्ट रिसेंट हम क्या करते होते हैं, गैलियम लिथियम गैमा रे डिटेक्टर यूज करते हैं, जो क्या होता है अपनी उसकी एनर्जी को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, डिटेक्शन लिमिट को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाती है, और हमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिटेक्ट हो सकते हैं कि अगर वो इकट्ठे भी रखे हुए हों फिर भी उनके दरमियान में वो जो गैमा रे डिटेक्टर है अपना कौन सा, गैलियम लिथियम वाला, वो क्या कर सकता है, उसके दरमियान में फ़र्क कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटेक्शन लिमिट। डिटेक्शन लिमिट क्या होती है कि वो जो मैंने पहले मेंशन किया कि ये जो हर सैंपल का एक टाइम था जिसके साथ हमने उसको क्या करना था, नोट करना था रेडिएशन डाल के। तो ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। हर सैंपल का एक खास क्या है, इरिडिएशन टाइम है, कि ये जैसे एल्यूमिनियम है, ये एक्टिवेट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, ये ऊपर लिखा हुआ है 5 मिनट इरिडिएशन चाहिए इसको।
एल्यूमिनियम पे 5 मिनट तक अगर हम बम्बार्डमेंट करते रहेंगे तो क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा और वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर उसको 3 मिनट लगेंगे डिके होने में, कि उसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी रिलीज होती जाएगी गैमा रेडिएशन की शक्ल में, और आखिरकार वो वापस एल्यूमिनियम डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही कैल्शियम जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा कैल्शियम 49 में, और फिर उसमें से क्या है, ये डिटेक्शन लिमिट बताई हुई है कि इसमें नैनोग्राम्स में, कि ये 40 नैनोग्राम हो फिर भी डिटेक्ट हो जाएगा, ये 1000 नैनोग्राम हो तो तब डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, उससे कम डिटेक्ट नहीं होगा। ये 200 नैनोग्राम डिटेक्ट हो सकता है, उससे मिनिमम, उससे कम डिटेक्ट नहीं हो सकता टाइटेनियम। वेनेडियम इवन 1 नैनोग्राम पे भी डिटेक्शन हो सकती है, और सो ऑन। कॉपर जो है वो 100 नैनोग्राम तक डिटेक्ट किया जा सकता है। सेम ये बाकी भी एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये किस लेवल तक क्या हो सकते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर है हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस या न्यूट्रॉन सोर्सेज, कि ये जो न्यूट्रॉन हम एक्टिवेशन एनालिसिस में यूज कर रहे हैं वो बनते कैसे हैं। सेवरल हमारे पास है नेचुरली ऑकरिंग एंड सेवरल आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड अल्फा एंड गामा एमिटर्स हमें पता है, और उसको हम यूज करते हैं किसके साथ, सूटेबल लाइट एलिमेंट के साथ, यानी कि अल्फा और गामा एमिटर, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि नेचुरली क्या प्रोड्यूस करें, अल्फा या गामा रेडिएशन। जैसे मिसाल तौर पर रेडियम है, रेडियम क्या करता है, अल्फा रेडिएशन इमिट करता होता है। अगर हम इसको जोड़ दें किसी सूटेबल लाइट एलिमेंट के साथ, जैसे कि बेरिलियम, ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, बेरिलियम मोस्ट केसेस में यूज होता है, कि ये न्यूट्रॉन की यील्ड बहुत अच्छी होती है इससे। इसमें रेडियम में से निकलेगी अल्फा रेडिएशन, वो बम्बार्ड होगी किसके ऊपर, बेरिलियम पे, और बेरिलियम फिर आगे रिएक्शन करेगा कुछ ऐसे। ये जो हीलियम है मैंने रेड कलर से मेंशन कर दिया है, कि ये जो हीलियम है ये क्या करेगा, ये कहां से आ रहा है, रेडियम से आ रहा है। रेडियम से अल्फा पार्टिकल आए, वो बेरिलियम के साथ टकराएंगे, बेरिलियम के साथ टकराने के बाद क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में, और एक न्यूट्रॉन यहां से इमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक अल्फा पार्टिकल टकराने से एक न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है। तो ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है बड़ा न्यूट्रॉन बनाने के लिए, और वो क्यों है बड़ा, बिकॉज शॉर्ट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा इमिटर मस्ट बी इंटीमेटली मिक्स्ड विद द लाइट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि इसके लिए कोई हमें कोई स्पेशल डिजाइन नहीं करना पड़ता ऑपरेटर्स, जस्ट रेडियम और बेरिलियम इनको मिक्स कर देते हैं, इनके पाउडर बना के ना इनको मिक्स कर दिया। मिक्स कर देंगे तो रेडियम में से, क्योंकि हमने कहा ना अल्फा पार्टिकल्स की रेंज शॉर्ट होती है, तो जस्ट वो इधर से वो निकलेगी अल्फा पार्टिकल्स और टकराएंगे कैसे, बेरिलियम से। जैसे ही टकराएंगे बीच में से न्यूट्रॉन निकलेगा, और वो इस मिक्सचर में से न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर फायर हो जाएगा, ठीक है। सच सोर्सेज जो होते हैं नेसेसरीली गिव न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी स्प्रेड ओवर ए वाइड रेंज, के यहाँ पे अब जो न्यूट्रॉन्स हैं उसमें फिर ये होगा, जैसे हमने कहा ना ये मिक्स किया हुआ है, न्यूट्रॉन किसी भी साइड पे फायर हो सकता है, इधर फायर हो सकता है, इस साइड पे, जहां उसका वो डायरेक्शन होगी उस साइड पे फायर हो जाएगा। तो फिर एनर्जी रेंज यहाँ पे बहुत वाइड होगी, कि न्यूट्रॉन जो होगा उसकी, जो हमने कहा था ना कि एनर्जी को एडजस्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होगा हमें एडजस्ट करने में। नेक्स्ट स्टेप है फिर न्यूट्रॉन प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिख दिए हैं, जैसे ऊपर पहले ये वाला था ना रिएक्शन, वैसे ये रिएक्शंस बीच में लिख दें, कि रेडियम और बेरिलियम को मिक्स कर दें, पोलोनियम और बेरिलियम को मिक्स कर दें, तब भी क्या होगा, उसमें से अल्फा रेडिएशन निकलेगी पोलोनियम में से, बेरिलियम 9 वाले के साथ टकराएगी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है कि अगर बेरिलियम के साथ अल्फा टकराए, न्यूट्रॉन निकलेगा विद कार्बन, बेरिलियम के साथ अल्फा टकराए, न्यूट्रॉन निकलेगा विद कार्बन। सेम ऐसे बेरिलियम को मिक्स कर दिया जाए रेडियम के साथ, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम कौन से बोरॉन के साथ, बोरॉन के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो बोरॉन अल्फा पार्टिकल्स जब टकराएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन 14 वाला। सेम ऐसे अगर इन दो एलिमेंट्स को टकराएंगे तो फिर क्या बनेगा, हमारे पास बेरिलियम, इसमें से अल्फा पार्टिकल टकराएंगे निकल के यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन 12 और 7 न्यूट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर उसकी न्यूट्रॉन यील्ड लिखी हुई है कि भाई कितने पर डिसइंटीग्रेशन कितना कितना न्यूट्रॉन बनेगा, और साथ उनकी एनर्जी मेंशन कर दी है कि कितनी कितनी एनर्जी होगी।
क्यू का मतलब क्या है कि कितनी हीट वहां पे जनरेट हो रही होगी या कितनी एनर्जी चाहिए होगी इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, सारे प्लस के लिए, तो फिर प्लस का मतलब क्या होगा, इनको हीट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फिर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूसिंग रिएक्शन विद एक्सेलरेटर। के एक्सेलरेटर्स होते हैं यहाँ पे वो जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं, कि वो पहले वो रिएक्शंस थे जिसमें हमें कोई स्पेशल डिवाइस यूज नहीं करनी पड़ रही थी, जस्ट हमने क्या किया था, दो कंपाउंड्स को या दो एलिमेंट्स को मिक्स किया था और वो रेडिएशन स्टार्ट हो गई थी। न्यूट्रॉन एमिट हो सकते हैं किससे, रेडियो एक्टिव अल्फा और गामा एमिटर से विद आयन एक्सेलेटर। मिसाल के तौर पे ये ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम को अगर हम ड्यूट्रियम से रिएक्ट करवाएं, यानी कि उसके ऊपर ड्यूट्रियम की बम्बार्डमेंट करवाएं, तो उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलता है और एक हीलियम 3 वाला जनरेट होता है, उसको कहते हैं डी डी रिएक्शन। डी का मतलब एक, डी का मतलब ड्यूट्रियम, दूसरे डी का मतलब भी ड्यूट्रियम। रिएक्शन जो है एक्सिलोजेनिक होता है, एनर्जी उसमें कितनी रिलीज हो रही है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर उसका कम होता है, तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन यील्ड काफी अच्छी होती है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसकी एनर्जी की उसकी कितनी आती है, यानी कि अगर बहुत कम एनर्जी के भी न्यूट्रॉन हो, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है इनकी एनर्जी बहुत कम हो, फिर भी ये इसके साथ टकरा के क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, तो ये उसकी एनर्जी लिखी हुई है 100 से लेके 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है ये दोनों का, ये मैंने रेड कलर से जो शो किया वो ये वाला ड्यूट्रियम है, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से है ये हमारे पास ओरिजिनल है, जो हमारे पास जिसके ऊपर रिएक्शन करवाने हैं। ड्यूट्रियम के ऊपर ये ड्यूट्रियम टकराएगा, उससे क्या होगा, ये देखें 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पे कितने अपने 3 आ रहे हैं, तो एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों प्रोटॉन उसके दोनों के सम अप हो जाएंगे और ये 2 हीलियम के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके लिए एक्सेलरेटर कौन सा यूज करते होते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज एक्सेलरेटर यूज करते हैं, जो कि डी डी रिएक्शन करवाता है। अब एक्सेलरेटर में वहां पे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्या होते हैं, आयन एक्सेलरेटर होते हैं। तो ये जो रेड कलर वाला है ना ड्यूट्रियम, इस ड्यूट्रियम के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन भी था, हम वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, ड्यूट्रियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर वो डायरेक्ट वोल्टेज एक्सेलरेटर क्या करता है, उसको इस तरफ फायर करवा देता है ताकि वो इस ड्यूट्रियम नॉर्मल वाले के साथ टकरा जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, ड्यूट्रॉन यूज किया गया है, ये वर्ड जो है पड़ा, ठीक है। ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा कि ड्यूट्रियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना दिया, और फिर उसको चार्ज एक्सेलरेटर वाली जो एक्सेलरेटर था, ये डिवाइस होती है जो चीजों को क्या करती है, फायर करवाती है चार्ज पार्टिकल को, तो उसके साथ हमने क्या किया, फायर करवा के इसके साथ टकरा दिया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसी के साथ ड्यूट्रियम और ट्रीटियम को साथ रिएक्शन करवा दें तो तब भी ये न्यूट्रॉन मिल जाते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में। रिएक्शन किस तरह पड़ा कि ड्यूट्रॉन को हम फायर करवाएंगे किसके ऊपर, ट्रीटियम के ऊपर। ये ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3, ये ड्यूट्रॉन यानी कि उसका मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, और इधर चार्ज हम क्या कर लेंगे इसके ऊपर प्लस, ठीक है। एक्सेलरेट के इसकी तरफ टकराएगा तो क्या होगा, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 आएंगे, और एक किसकी शक्ल में रिमूव हो जाएगा, न्यूट्रॉन की शक्ल में। नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर और नॉर्मल सोर्सेज के नाम लिखे हैं जहां से न्यूट्रॉन इमिट करवाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रेडियम और बेरिलियम को मिक्स कर दें, प्लोनियम और बेरिलियम को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये डिवाइस का नाम है पड़ा, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ड्यूट्रॉन्स बेरिलियम पे फायर करवा सकते हैं। फिर ये साइक्लोट्रॉन, ये भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम है, और ये उसकी एनर्जीज लिखी हुई है कि ड्यूट्रॉन्स की कितनी एनर्जी है। ड्यूट्रॉन्स को फायर कर सकते हैं बेरिलियम के ऊपर, या फिर एक और तरीका है कि अगर एनर्जी चेंज कर दें ड्यूट्रॉन्स की, ये फिर कुछ वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं पड़ी, उनके बनाए हुए क्या हैं पड़े, या रिसर्च सेंटर्स, उनके अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पड़े, ये उन रिएक्टर्स के नाम हैं जो मशहूर हैं। ये सारे रिएक्टर्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का सोर्स हैं पड़े, ठीक है। ये अपनी जो रिसर्च लैब है उसके अंदर ये इनकी मदद से क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जनरेट करते हैं, वो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हो सकते हैं।
होप कि आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसका जो टॉपिक इसमें से स्किप हो गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डिस्कस करेंगे। लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।